नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात मथुरा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि मथुरा का ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। अब एक पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया, इस जमीन पर उनका दावा है, और दूसरे पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सिविल वाद पोषणीय ही नहीं है। बहरहाल इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं विष्णु शंकर जैन हैं, वकील हैं और इस पूरे मामले को लगातार देखते रहे हैं। पहला सवाल यही है, धन्यवाद जुड़ने के लिए, कि आज कोर्ट में हुआ क्या है इस मामले को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसलिए राम मंदिर की तरह इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाए। और उसी के अनुपालन में जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मूव की अंडर ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ द सीपीसी, जिसमें प्रावधान है कि एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे किया जा सकता है और कहीं भी वस्तु स्थिति क्या है उसको तय करने के लिए एडवोकेट कमीशन जारी हो सकता है। आप उस पक्ष के वकील हैं। ये विवाद मथुरा में करीब 13 एकड़ भूमि से के मालिकाना हक का है और श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास करीब 10 एकड़ और दूसरे पक्ष के ईदगाह के पास करीब 2.5 एकड़। तो सर्वे की अनुमति के क्या मायने? देखिए, पहली बात हमारा ये कहना है कि उनका मालिकाना हक नहीं है। इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। जो 13.37 एकड़ जमीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी ओरिजिनल टाइटल डीड श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। ओरिजिनल खरीदने के पेपर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हैं। गलत ढंग से वहां पे भगवान की संपत्ति पे कब्जा किया गया है और इसीलिए इस एडवोकेट कमीशन के सर्वे में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वहां की वस्तु स्थिति क्या है उसको तय किया जाएगा। हमने एडवोकेट कमीशन के सर्वे में एप्लीकेशन में लिखा है कि उस तथाकथित मस्जिद में बहुत से ऐसे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं, इसलिए वहां पे एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन क्या है स्पॉट की, स्पॉट क्या बोल रहा है, इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए। हमारी एप्लीकेशन को आज मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और वहां पे सर्वे का ऑर्डर कर दिया है। तो जैन, जो ये सर्वे होगा मिस जैन, इसकी मोडालिटीज क्या होंगी? हाँ, देखिए, काशी विश्वनाथ के केस में अगर आपको याद हो, पहले एक मेंबर एडवोकेट कमिश्नर पैनल अपॉइंट हुआ था, सिंगल मेंबर, पर उसमें उस समय की अंजुमन इंतजामिया ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए कि वो बायस्ड है और अल्टीमेटली 3 मेंबर का एडवोकेट कमिश्नर पैनल बनाया गया। इस बार हमने वो प्रिकॉशन पहले से लिया है और हमने 3 मेंबर एडवोकेट कमिश्नर पैनल की मांग की है। अब वो मोडालिटीज में कोर्ट ने 18 दिसंबर को कोर्ट में डेट फिक्स है और 18 दिसंबर में कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने लोग जाएंगे। हमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है, वीडियोग्राफी की मांग की है, फोटोग्राफी की मांग की है और वो सारी बातें, कौन जाएगा, कौन इसको हेड करेगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टी। जी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण ये मामला ठहरता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक प्रारूप रखा और सारे फैक्चुअल बातें बताई। हमारा स्पेसिफिक केस है कि जो मस्जिद बनाई गई है 12 अक्टूबर 1968 के समझौते के बाद बनाई गई। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कट ऑफ डेट है वो है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के बाद आपने जो देवता की संपत्ति थी उसके साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं करता। और ये बात ऑलरेडी एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा होल्ड कर चुकी है दैट दिस केस इज नॉट बार्ड बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो दूसरा हमारा लिम्ब ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4, उसको प्लीज जरा देख ले, उसमें एक शब्द यूज है धार्मिक स्वरूप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। और अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई आदमी किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा और वाइसी वर्षा अगर कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा। धार्मिक स्वरूप वही रहेगा जो वहां पे पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और जो वहां पे जिस जगह में पहले विराजमान था। तो यहाँ पे सदियों से, अनादिकाल से, जब से योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तब से पूरी भूमि पुण्य भूमि है। हम ये मानते हैं कि यहीं पे भगवान ने जन्म लिया, तो बराबर हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, इसलिए इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है
और गलत ढंग से अगर आपने कब्जा किया है तो ऐसे कब्जे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगलाइज या जस्टिफाई नहीं करता। आखिरी सवाल विष्णु शंकर जैन जी, ये है कि दूसरे पक्ष ने इस मामले को दिल्ली में ट्रांसफर करने की भी अपील की थी, पैसे की कमी एक कारण बताया गया था। देखिए, मैं आपको बड़ी एक बात बताना चाहता हूँ एज अ लॉयर। जब ये बात रखी गई, सबसे पहली बात है, जब हमने 25 सितंबर 2020 को केस फाइल किया था और जब हमारा केस डिसमिस कर दिया गया था इनिशियली ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ से हम केस जीत गए और हुआ कि नहीं, ये केस चलने लायक योग्य है। इसके अगेंस्ट शाही ईदगाह मस्जिद इलाहाबाद हाईकोर्ट आई। 1.5 साल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद और वक्फ ने खूब बढ़िया पैरवी करके स्टे बरकरार रखा। 1 मई 2023 को स्टे वेकेट हुआ। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब 1.5 साल तक केस स्टे था और शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के यहाँ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है, तब पैसे भी थे और पैरवी करने की ताकत भी थी। आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था 3 जजेस बेंच ने, उसी तरह से इस केस का भी ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे और ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया। मैं नहीं बात बोल रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूं। 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस का ओरिजिनल ट्रायल अपने पास मंगाया और उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा हमारे पास केस लड़ने के पैसे नहीं। अब अगर वक्फ के पास, जो डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री है, उसके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, तो फिर मुझे लगता है किसके पास पैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात ये, आजकल के इस मॉडर्न एरा में उनके जितने वकील हैं सब वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपीयर हो रहे हैं, हर एक चीज ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है। तो ये एक तर्क देना कि केस लड़ने के पैसे नहीं है, ये बहुत कुतर्क है और ये दोनों साइड्स ले जाता है। हमारे पास भी केस लड़ने के पैसे नहीं है, पर यहाँ पे लीगल बात यह है कि जो ओरिजिनल जुडिक्शन है मथुरा का, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आता है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका ओरिजिनल ट्रायल कर रही है और ये सिर्फ एक लटकाने अटकाने और भटकाने की कोशिश है कि वहां से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई इंटरफियर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस ट्रांसफर के ऑर्डर में भी इंटरफियर नहीं कर रहे। चलिए विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। 18 तारीख को अब सब साफ होगा कौन जो शाही ईदगाह मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे कराने की अनुमति दे दी है, कौन टीम कैसे होगी, वो मोडालिटीज़ 18 तारीख को साफ होंगी। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आज केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने इम्फाल के शवगृह में 8 महीने से रखे हुए शवों को उनके जो ज़िले हैं वहाँ पर पहुँचाया गया। इसके लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में आदेश भी दिए थे और हमारे सहयोगी रतनदीप हमें वहाँ से और जानकारी दे रहे हैं। मणिपुर में आज केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने जो इम्फाल वैली के जो मॉर्चरीज में जो डेड बॉडीज हैं पिछले लगभग 8 महीनों से वहां पे रखे गए हैं, उनको उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं चुराचांदपुर और कांकोपी, वहां पे आज पहुंचाया गया है। ये कुकी जोट कम्युनिटी के डेड बॉडीज हैं और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें लग रही है, जो मैती समुदाय के जो डेड बॉडीज चुराचांदपुर अस्पताल में हैं, उनको भी अब इम्फाल वैली में लाया जाएगा। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक हियरिंग में ये कहा था कि ये डेड बॉडीज और रखे नहीं जा सकते हैं और इनकी जिनकी शिनाख्त हो गई है, इनके परिवार वालों को सौंप दिया जाए या फिर सरकार इनका एक जो अंतिम संस्कार का एक प्रयास सरकार जरूर करे और जो जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है उनको भी डिस्पोज कर दिया जाए। और इस सुप्रीम कोर्ट की ये स्ट्रिक्चर के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। कल देर शाम से ही जो मणिपुर के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, वहाँ के जो मॉर्चरीज हैं उनके बाहर सुरक्षा घेरे को बंदोबस्त और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। और इसके बाद आज सुबह जब रात को जब वहां पे लोग सोए हुए थे, तब इन बॉडीज को वहां पे निकाला गया और सुबह सुबह जल्दी सबसे पहले कांकोपी में 19 डेड बॉडी को भेजी गई और इसके बाद 40 से भी ज्यादा बॉडीज जो चुराचांदपुर लाए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है इसमें। और अब इनका जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके मदद से जो परिवार वाले हैं इनको सौंप दिया जाएगा। कांकोपी में मास बरियल कल होने वाली है, मगर चुराचांदपुर में 1-2 दिन में होने वाली है, क्योंकि वहां पे मरने वालों की संख्या ज्यादा है। और राज्य सरकार ने 9 स्थानों पर मास बरियल का व्यवस्था किया है पूरे राज्य में।
और इस तरह से एक तरह से मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके एक रेजोल्यूशन की तरफ और एक कदम इसको देखा जा रहा है। जबकि ये जो बॉडीज हैं, जो कि डेड बॉडीज हैं, जो 8 महीने से वहाँ पे मॉर्चरीज में रखे गए थे, इनको अब धीरे धीरे से जो परिवार वाले हैं इनको इनके हवाले करने की जो प्रक्रिया है इसको राज्य सरकार ने अब शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे कुछ मरहम लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात जो संसद में कल सुरक्षा में चूक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में हुई चूक को लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है, जिसे नियत समय के भीतर बताना है कि चूक कहां हुई और ऐसा कुछ होने से आगे कैसे रोका जाए। इसकी अध्यक्षता सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल कर रहे हैं। बहरहाल लोकसभा सचिवालय के 8 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जिसे देश की सबसे सुरक्षित इमारत होना चाहिए, उस संसद भवन में घुसकर 2 लोगों ने स्मोक बम छोड़ा। संसद की नई इमारत में इसी साल अगस्त से कामकाज शुरू हुआ है। तब यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 सुरक्षा के घेरे रखे गए। लेकिन सुरक्षा में चूक उस दिन हुई जब शहर में हाई अलर्ट था और संसद हमले की बरसी थी। जानकारी के मुताबिक 300 से अधिक सुरक्षा कर्मी संसद की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई उस दिन 200 से कम थे। जिस गैलरी से आरोपी ने छलांग लगाई वो 11 फुट ऊंची है। पुराने संसद भवन से ये बहुत कम है। जब नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब सुरक्षा पर एसपीजी के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ चर्चा भी हुई थी। क्लियरेंस मिलने के बाद ही इसकी ऊंचाई कम करने का फैसला लिया गया। 2 मार्शल हमेशा सादी पोशाक में दर्शक गैलरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी 2 नौजवान संसद के वेल में कूदने में कामयाब हुए। सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी गंभीरता पूर्वक जांच हो रही, कार्रवाई हो रही है। जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन सारे लोगों को पकड़ भी लिया गया है और जहां तक गृह मंत्री जी के जवाब देने का सवाल है वो समय पर सदन में आकर के जवाब भी देंगे। सवाल अब सांसदों से पूछा जा रहा है कि वो कैसे किसी भी शख्स को पास के लिए रिकमेंड करते हैं। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। उधर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का कहना है कि वो आरोपियों को नहीं जानते, बस उनमें से एक डी मनोरंजन ने उनके पीए के जरिए पास लिया था। 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था तब आतंकवादी गाड़ी में बैठकर इसी गेट के जरिए संसद में दाखिल हुए थे। लेकिन इस बार जब सुरक्षा में चूक हुई है तो आरोपी अपने जूतों में स्मोक कैनिस्टर छुपाकर अंदर ले गए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो सुरक्षा कवच है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुरक्षा लेयर्स हैं पार्लियामेंट के, उसमें एक और सुरक्षा लेयर जो ऐड करी जाएगी। वैसे नई बिल्डिंग में सुरक्षा के सभी उपकरण अभी नहीं लगे हैं और काम भी चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही सीपीडब्ल्यूडी ने संसद परिसर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक टेंडर निकाला था और संसद परिसर के लिए गैजेट और बुलेट प्रूफ बैरियर सहित अतिरिक्त सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खातिर टेंडर जारी किए गए थे। इस मामले में केंद्र सरकार ने 8 लोगों को निलंबित कर दिया है। जिस तरह की सुरक्षा आज पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है उससे तो यही लगता है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ताम झाम पर ज़्यादा जोर देते हैं बजाय इसके कि इस मामले से जुड़ी हुई संजीदगी पर। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जिन 2 लोगों ने संसद के अंदर सुरक्षा में सेंधमारी की उनके पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से पास जारी हुए थे। ये खबर आते ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये सांसद कौन हैं और इनकी क्या भूमिका है। मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिम्हा। उनकी तरफ से बताया जा रहा है
कि वो इन दोनों घुसपैठियों को नहीं जानते थे। उनके सचिव की मार्फत ये पास जारी किए गए, लेकिन उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। 47 साल के प्रताप सिम्हा कर्नाटका के मैसूर से लगातार दूसरी बार सांसद बने, पहले 2014 में और फिर 2019 में। मोदी वेव के सहारे दोनों बार उनकी नैया पार लगी। पेशे से पत्रकार प्रताप सिम्हा पहली बार मोदी शाह की नजर में 2008 में आए, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी, नरेंद्र मोदी यारू थुलियादा हादी, यानी नरेंद्र मोदी अनट्रोडन रोड। हालांकि प्रताप सिम्हा बीजेपी युवा मोर्चा के कर्नाटका में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रताप सिम्हा ने 1999 में कन्नड़ा अखबार विजय कर्नाटका से पत्रकारिता शुरू की। बाद में इस अखबार के संपादक बने। उनका कॉलम नेकेड वर्ल्ड काफी लोकप्रिय हुआ। हिंदुत्व का विरोध करने वालों के खिलाफ खूब लिखते रहे। 2014 में आउटलुक में लिखे अपने एक कॉलम में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटका के लोगों का नरेंद्र मोदी से परिचय उन्होंने ही अपनी मोदी पर लिखी किताब के जरिए कराया था। हिंदुत्व के पैरोकार रहे प्रताप सिम्हा बड़बोलेपन भी दिखाते रहे हैं। आवारा कुत्तों पर उनका बयान काफी चर्चित हुआ। टीपू जयंती का विरोध करने वालों में आगे रहे। एक बस स्टैंड की डिजाइन पर अपनी ही पार्टी के स्थानीय विधायक रामदास से भिड़ गए। तब विधानसभा चुनावों में रामदास का टिकट कट गया। अब प्रताप सिम्हा भी सवालों से घिरे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो संसद की सुरक्षा को दता बताकर संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों को आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस समय इनकी पेशी हुई है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। पूछताछ में गिरफ्तार चारों आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो बेरोजगारी, जातिगत उत्पीड़न, मणिपुर, किसानों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। इन सभी की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले मैसूर में हुई थी। 9 महीने पहले सभी चंडीगढ़ में किसानों के एक प्रदर्शन के दौरान मिले थे और तभी संसद में हंगामे की योजना बनाई गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी ललित झा फरार है, जबकि विक्की और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपी दिल्ली आने के बाद गुरुग्राम में विक्की के घर पर ही रुके थे। तो इसको लेकर आपको बता दें, संसद में कल हुई सुरक्षा चूक को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग उठाई गई। उनका इस्तीफा भी मांगा गया। ज्यादातर विपक्षी सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे। यहीं राज्यसभा में काम को रोककर आपको बता दें चर्चा की मांग की गई और जब सभापति ने खारिज कर दिया तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा करने वाले 15 सांसदों को आपको बता दें सस्पेंड किया गया। इनमें 14 सांसद लोकसभा के हैं और 1 राज्यसभा से हैं। लोकसभा में सस्पेंड होने वाले सांसदों में कांग्रेस के 9, सीपीएम और डीएमके के 2 और 1 सीपीआई सांसद शामिल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे गृह मंत्री से मांग की कि वो संसद में आकर इस पर जवाबदेह बयान दें। लोकसभा के जिन 14 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें डीएमके सांसद कनिमोई और प्रतिभन, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, हिब्बी ईडन, रम्या हरिदास, एस ज्योतिर्मणि, डीएन कुरियाकोस भी शामिल हैं। तो देश के बाद में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और अफजाल अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बताएंगे आपको खबर क्या है। तो
तो बात उत्तर प्रदेश की। बीएसपी के नेता अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई सजा पर रोक लग गई है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक फैसला दे दे। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, क्या मायने जो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है उसका? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है, कुछ कंडीशन भी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो कन्विक्शन थी, जो सजा थी, उस पर रोक लगा दी है। यानी और कहा है कि वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन ये भी कंडीशन लगाई है कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, और साथ ही जो पक्ष उनको मिलते हैं हाउस के साथ, वो भत्ता जो है वो भी इनको नहीं मिलेगा। 3 जजेस की पीठ में 2-1 के बहुमत से ये आया है। उनकी अपील को मान लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा है कि वो 30 जून 2024 तक उनकी अपील को डिसाइड किए, जो उन्होंने सेशन कोर्ट को के आदेश को, जिसमें 4 साल की सजा सुनाई थी, उस पर उनकी अपील को डिसाइड करे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो मामला है इसमें हमें बैलेंस करना है, इसलिए जो संवैधानिक कोर्ट को जो है वो 2 चीजों में बैलेंस करना होता है लोकतंत्र में। पहली है जो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसकी इंटीग्रिटी को लेकर, और दूसरा जो मतदाता जो हैं उस क्षेत्र के, उनके मौलिक अधिकारों को लेकर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है, उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। उपचुनाव वहां पर गाजीपुर में नहीं होगा। संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन वो संसद में वोट नहीं डाल पाएंगे। बड़ा फैसला है, बड़ी राहत भी है, लेकिन अब उनके केस को फास्ट ट्रैक सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और 30 जून 2024 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनका जो मामला है, उनकी जो अपील है, उसका निपटारा करना होगा, फैसला देना होगा। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहम्मद अफजाल की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। नूह हिंसा का आरोपी गौरक्षा बजरंगी फोर्स के बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई महेश पांचाल को फरीदाबाद में कल कुछ बदमाशों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुछ 4 से 5 व्यक्ति एक कार में आए और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसे बिट्टू बजरंगी के भाई को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये भी खबर है कि बिट्टू बजरंगी को भी अलग अलग नंबर से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। नूह हिंसा के दौरान एक वीडियो को लेकर बिट्टू बजरंगी चर्चा में आया था। भैया, मैं नाम है मेरा, मैं बिट्टू बजरंगी का भाई हूँ। तुझे बताएंगे आज तुझे बताएंगे। कौन कौन थे, क्या नाम था उनका? भैया नाम नहीं पता। शकल पहचानते हो? भैया शकल पहचान लूंगा। कितने लोग थे? 10-12 बंदे थे भैया। एक का भी नाम नहीं जानते? नहीं जानता भैया। और अब आइए देश की बात करते हैं महाराष्ट्र की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश दिए हैं। 2019 में पुणे सीट बीजेपी नेता गिरीश बापट ने जीती थी। ये सीट मार्च 2023 गिरीश बापट के निधन के बाद से खाली है। आयोग की तरफ से चुनाव नहीं कराने की दलीलें देने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। एक रिपोर्ट। पिछले 10 महीनों से पुणे लोकसभा सीट का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। बीजेपी नेता गिरीश बापट के मार्च 2023 में हुए निधन के बाद उम्मीद थी कि यहां उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां अभी तक चुनाव नहीं करवाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तुरंत चुनाव कराने के निर्देश चुनाव आयोग को दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए। कोर्ट के फैसले का विपक्ष ने स्वागत करते हुए जल्द चुनाव की मांग की है। साथ ही सत्ताधारी दल चुनाव से घबराया है, इसलिए चुनाव नहीं चाहता, ये आरोप भी लगाया। देखिए, देश में 4 लोकसभा की सीटें खाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे बाई इलेक्शन को लेकर कुछ टिप्पणियां की है, गंभीर टिप्पणियां हैं, और हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है। अगर जनप्रतिनिधित्व कानून को देखा जाए, अगर संविधान को देखा जाए, कोई भी चुनावी क्षेत्र बहुत लंबे समय तक अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह सकता।
उसका प्रतिनिधित्व किसी न किसी को करना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव जो कराने चाहिए थे 4 जगह है, चंद्रपुर, पुणे, आई थिंक हरियाणा में एक जगह है और यूपी में कोई सीट खाली हुई है, तो ये चुनाव क्यों नहीं कराए? बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का पुणे लोकसभा पर बहुत आश्चर्यजनक रुख दिखाई दिया। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीट मार्च 2023 में खाली हुई है और लोकसभा चुनाव मई 2024 में प्रस्तावित है, जिस पर कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। कोर्ट ने कहा पुणे में चुनाव नहीं कराना पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो तो चुनाव को टाला जा सकता है, भले ही लंबे समय के लिए ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए टाला जरूर जा सकता है। लेकिन पुणे में ऐसी कोई स्थिति खराब ना होने के बाद भी यहाँ पर चुनाव समय पर नहीं हो रहे, ये समझ के परे है। उधर कोर्ट के आदेश के बाद सत्ताधारी दल ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार है। और हमको चुनाव चाहिए, वोट निवडणूक का जो चुनाव होने वाला है वो जल्द से जल्द चाहिए हमको। हमने नहीं रोका था, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से वो रोका गया था। आज हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, कभी भी इलेक्शन कमिश्नर चुनाव जाहिर कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद हम इलेक्शन जीतेंगे, ये हमको उम्मीद है। पुणे लोकसभा के साथ ही चंद्रपुर लोकसभा की सीट भी सांसद सुरेश धानोरकर के निधन के बाद खाली है। सूत्रों के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग चुनौती दे सकता है। नागपुर से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है। आज दिल्ली के इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में 500 इलेक्ट्रिक बसें और शामिल होने से दिल्ली की सड़कों पर अब कुल 1300 इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इसे क्रेडिट को लेकर भी सोशल मीडिया में बहस चल रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये बस अपनी यात्रा पर हम सब के लिए ये बस दिल्ली की सड़कों पर और 500 इलेक्ट्रिक बसें। गुरुवार को 1300 बसों के साथ दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया। अब दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर 7200 बसें हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर, और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आज जो हम लोगों ने 500 बसेस को रिलीज किया है वो जीरो ट्रांसमिट करेंगी पोल्यूशन को, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस तरीके की नई नई चीज़ें और होती चली जाएंगी। दिल्ली को हमें और बेहतर करना है, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल जून महीने से पहली बार दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आनी शुरू हुई और अब तक कुल 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी हैं। और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। एक अहम बात जो सरकार की तरफ से बताई गई है, ये देखिए, ये तो दिल्ली वाले तो देख ही रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। एक जो खास बात सरकार की तरफ से बताई गई वो ये है कि एक तो अब दिल्ली सरकार सीएनजी बसों की तरफ नहीं देख रही है, यानी जो भी बस खरीदी जाएंगी अब वो इलेक्ट्रिक ही होंगी, ताकि एक तो दिल्ली में जो प्रदूषण है उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि भले हम ये कहते हैं कि सीएनजी से कम प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण तो होता है ही। दिल्ली सरकार ने 6000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के आदेश भी दे दिए हैं। खुशी की बात यह है जो मैं दिल्ली वासियों से साझा करना चाहूँगा कि 6000 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर्स हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। अच्छा, तो उनकी तो अब हमारी डिलीवरी बिल्कुल लाइन पे है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार की फेम योजना के तहत कुल 921 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हुई है। इनके रखरखाव, ड्राइवर आदि के वेतन पर 12 सालों में 4091 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इसमें से 90% यानी 3674 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार वहन करेगी, जबकि 10% यानी 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2025 तक राजधानी की सड़कों पर लगभग 8000 इलेक्ट्रिक बसें उतारना है। लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का श्रेय लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक भीड़े पड़े हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बात उत्तराखंड की केदारनाथ में 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद आज मौसम कुछ साफ हुआ। मौसम साफ होने पर सबसे पहले धाम में तैनात मजदूरों की ओर से हेलीपैड से बर्फ हटाई जा रही है। फिलहाल केदारनाथ धाम में 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बावजूद इसके 250 से अधिक मजदूर पुनर्निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में इन दिनों मंदाकिनी नदी के किनारे 13 भवनों के अलावा म्यूजियम, सरस्वती नदी पर 60 मीटर का पुल, हॉस्पिटल, संगम पर स्थित घाट सहित अन्य जगह कार्य किए जा रहे हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।